एक लंबे अंतराल के बाद आज हम लोग फिर सिविक्स में प्रवेश कर रहे हैं, क्लास 10th। और इस पर चर्चा हो रही थी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो पॉलिटिकल पार्टी है क्या चीज़ हम लोग जान चुके थे कि पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल who come together to contest elections and hold power in the government। यानी संगठित व्यक्तियों का ऐसा समूह जो चुनाव लड़ता है, जिसका उद्देश्य सत्ता हासिल करना रहता है और सरकार बनाना रहता है। इसे हम पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जानते हैं। तो इसके बारे में हमने स्पष्ट किया था। फिर पॉलिटिकल पार्टी में किस प्रकार से कंपटीशन होता है और ये कंपटीशन एक सफल लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए बेहद जरूरी है। नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनमानी होगी, तानाशाही प्रवृत्ति का पनपने लगेगा। इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों का होना आवश्यक होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक कंट्री, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इसमें से कुछ जो पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिसे मान्यता प्राप्त चुनाव आयोग के द्वारा रहता है। तो राष्ट्रीय पार्टी वैसी पार्टी होती है जो संपूर्ण डाले गए मतों का कम से कम, वैसी पार्टी जो कम से कम 6% वोट्स हासिल करे या उससे अधिक, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कम से कम 4 सीटों पर वो चुनाव जीते। तो ऐसी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में आती है। यहाँ सबसे ज्यादा महत्व की बात यह है, 4 सीट केवल जीत लेना वो पर्याप्त नहीं होता है, किंतु जितना भी वोटिंग होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, उसका 6%, ये 6% जो है ये ज्यादा महत्व रखता है। इसके बाद है क्षेत्र स्तर की पार्टी होती है। तो वैसे भारतवर्ष में कई पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, किंतु उसके लिए भी मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। तो उसमें भी वही है कि किसी राज्य के स्तर पर की जो पार्टी होती है, उसके लिए भी उसी प्रकार का प्रावधान है कि कम से कम उस स्टेट में जो चुनाव होता है, मतदान होता है, उस मतदान का 6% कम से कम वोट्स आना अनिवार्य है, तथा 2 सीट पर चुनाव को जीतना आवश्यक होता है क्षेत्रीय पार्टी के लिए। सैकड़ों पार्टियां हैं इस प्रकार की। और इसके बाद है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स आवश्यक है। अब कल्पना कीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें नेता ही नहीं, बिना नेता का पार्टी अप्रासंगिक हो जाएगा। यानी बिना नेता की पार्टी अप्रासंगिक, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लीडर का होना, यानी नेता का होना वो आवश्यक होता है। तो ये पहला जो तत्व है पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो आवश्यक है, वो लीडर है, यानी एक लोकप्रिय नेता का होना आवश्यक है। इसके बाद है एक्टिव मेंबर्स, यानी सक्रिय कार्यकर्ता, इसको हम लोग कहते हैं। सक्रिय कार्यकर्ता। तो नेता के साथ साथ जो
सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, यानी वॉलंटियर्स होते हैं, पार्टी के लिए डू और डाई की स्थिति में होते हैं। ढेर सारे ऐसे देखने को आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ फॉलोअर्स, अनुयायी, ये तीनों मिलकर के पार्टी को एक रूप देता है, यानी लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। अब है कि भारतवर्ष में आपकी पुस्तक के अनुसार से कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली हुई है। सबसे बड़ी पार्टी और पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में है, किंतु आजकल यह पार्टी अपनी प्रतिष्ठा और अपने सिद्धांत में बहुत कमजोर पड़ गई है। इसलिए अब ये 2 नंबर और फिर 3 नंबर की स्थिति बनती जा रही है इसकी। तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीजेपी के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे सरकार का क्या लक्ष्य है, संविधान क्या है, इसके बारे में देश की जनता बहुत कुछ नहीं जान पाती है, किंतु विभिन्न पार्टियों का क्या एजेंडा रहता है, उसकी नेता की क्या सोच होती है, सरकार क्या कार्य करना चाह रही है, इन सारी बातों पर जनसामान्य जनता की पहली नजर होती है, या फिर जनता जानती है वो क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, उसकी क्या योजनाएं होती हैं। इन तमाम पार्टी के अंतर्गत इन तमाम बातें आती हैं। इसीलिए संविधान को कोई भी पार्टी या किसी भी सरकार, पार्टी की सरकार जो बनती है, तो उसमें जो संविधान में वर्णित प्रावधान है उसको मॉडल मान करके उसके आधार पर विभिन्न पार्टियां और सरकार कार्य करती है। तो संविधान क्या है इसके बारे में जनसामान्य नहीं जानते, किंतु विभिन्न पार्टियों के बारे में जनसामान्य जानते हैं। विभिन्न पार्टियों के बारे में उसका क्या लक्ष्य है, वो क्या कार्य कर रही है, सरकार किस प्रकार की योजना बना रही है, इन सारी बातों पर जनसामान्य लोगों की पहुंच होती है, पकड़ होती है, जानकारी होती है। तो इस श्रेणी में जो अभी 1 नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी और लोकप्रिय पार्टी के रूप में है, वह भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, बीजेपी के रूप में के रूप में। और इसकी स्थापना के बारे में हम लोग जानते हैं, ये जनसंघ से ये बीजेपी के रूप में परिणत हुआ है। 1953-54 की बात है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के और बाद के कालखंड में अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी 1980 से मात्र 2 सांसद से इस पार्टी की पहचान बन पाई 1980 में। और आज स्थिति ये है कि 300 से भी पार ये पार्टियां सीट हासिल कर ली हैं और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है, एक पहचान वाली है, गौरवशाली पार्टी है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, जो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय से लेकर के प्रत्यक्षता या पार्टी कार्य करती रही है। उस समय में तो सभी एक मिल करके देश को आजाद कराने के लिए इस पार्टी के बैनर तले विभिन्न समुदाय के लोगों ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके माध्यम से देश को आजादी मिली। और तत्पश्चात एक लंबे अंतराल तक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती रही और बाद के कालखंड में इधर 2-3 इलेक्शन से स्थिति कुछ दूसरे ढंग की बन पाई है। बीच में आप लोगों को याद होगा कि एक जनता दल की सरकार बनी थी, फिर बाद में एलाइन की। अब चूंकि स्थिति आप लोग वोटर्स ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, तो फिर अब विभिन्न पार्टियों का एलाइन होते गया और फिर सरकार बनते गई। लेकिन इधर
विगत 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी और एलायंस की सरकार बन रही है। खैर, इसके बाद एक है बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम बीएसपी के नाम से, कांचीराम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और फिर बाद के कालखंड में मायावती के द्वारा इसको किया गया। फिर उसके बाद एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सिस्ट के रूप में जानी जाती रही है। तत्पश्चात है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई एक है, सीपीआई-एमएल है। और इसके बाद क्या है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी भी एक है। तो ये वर्तमान में आपकी पुस्तक के अनुसार से ये कुल 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इन्हें मान्यता प्राप्त है। और इसके अतिरिक्त जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है। अभी ढेर सारे, अभी आपके राज्य की ही बात ले लीजिए, यहाँ भी कई पार्टियां हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी को हम लोगों ने पहले भी स्पष्ट किया था। और अब है कि लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के समक्ष क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो इसके बारे में भी शायद हम चर्चा किए होंगे। और संभव हुआ तो कल फिर इस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, आप लोग को याद है कि एक लोकतांत्रिक देश में खास करके जो डिफरेंट पार्टियां होती हैं उनके सामने ढेर सारी समस्याएं होती हैं। अब जैसे पार्टी के भीतर स्वयं लोकतंत्र का अभाव होता है। कोई एक पार्टी, अब जैसे कांग्रेस पार्टी है तो राहुल जी ही जो करेंगे, सोनिया जी जो करेंगे वही, तो फिर वहां पर लोकतंत्र की स्थिति बन कहां पाती है, वन मैन की स्थिति बन जाती है। बीजेपी है तो जब ये मोदी जी की है या फिर अमित शाह जी की है, तो उनकी पार्टी में भी ऐसा लगता है कि सभी लोगों का इस प्रकार से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहभागिता की कुछ कमी रह जाती है। उसी प्रकार से बीएसपी की है, उसी प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी की है। कहीं न कहीं सभी पार्टियों में किसी में कुछ कम, किसी में कुछ ज्यादा, किंतु भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि कुछ और पार्टियों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर मान लिया जाता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता की भावना ज्यादा झलक कर सामने आती है और फिर स्पष्ट होकर के, तो इस प्रकार की स्थिति कम देखने, किंतु वहां भी भारतीय जनता पार्टी में भी लगता है कि भीतर में भी कुछ इस प्रकार का तालमेल की कमी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बदनाम पार्टी है ही, प्रारंभ से ही इसके इतिहास को आप देखें, मोतीलाल नेहरू को ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, इंदिरा गांधी को ले लीजिए, फिर संजय गांधी को लीजिए, सोनिया गांधी को लीजिए, फिर राहुल गांधी को लीजिए, राजीव गांधी को लीजिए, राहुल गांधी को लीजिए। तो इस तरह से ये जो वंशवाद की जो परंपरा है, ये सब बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है और पार्टी को धरातल की ओर, रसातल की ओर ले जाने के लिए वो काफी होता है, जो आप देख भी रहे कि उस प्रकार से कई पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगा। तो इस प्रकार की स्थितियां, ये समस्या है, डिफरेंट पार्टियों के सम्मुख हैं, उनसे मुक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल के सम्मुख कई प्रकार की चुनौतियां होती है। आपराधिक छवि के लोगों का प्रवेश हो जाता है कई, आज जैसे आज बिहार में भी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। आप सब कहीं सुने होंगे, कल परसों में एक विधायक जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, उनके ऊपर कई प्रकार का आरोप था, जिसके कारण तत्क्षण 12 घंटा के अंदर में ही उनको रिजाइन भी देना पड़ा, जब काफी आलोचना हुई। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के सम्मुख कई प्रकार की चुनौतियां होती है, समस्याएं होती है। तो आपराधिक छवि के लोगों का, जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, या स्वच्छ छवि के लोग जो नहीं है, उनका जो प्रवेश हो रहा है पॉलिटिकल पार्टियों के रूप में, तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है, ये बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है, समस्या है। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी के सम्मुख अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं। फिर पैसों का
धन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगता है, तो उस पर वोटर्स डिविएट होने लगते हैं। ढेर सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर लगता है कि हम पहले भी शायद चर्चा किए होंगे, तो लगा कि मुझे इतना संकेत कर देना चाहिए। अगले दिन हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।